लेती हूँ। ठीक है, सही सही है, सही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे लगा दी है, तो देखते हैं क्या होता है एंड पे। अच्छा, आज जो हमने पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? कि अब हमारे पास ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर चली गई है। अब हमने ये देखना है कि वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो रही है, कौन-कौन सी जगह पे होगी, ठीक है? एक बात याद रखें, जब भी ड्रग हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई है ना, अब उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है तो वो 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। या तो वो अपनी टारगेट साइट पे जाएगी। टारगेट साइट का क्या मतलब है? जहाँ पे जाके उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है, उसकी जो साइट ऑफ एक्शन है, मेजर साइट ऑफ एक्शन जो-सी है, ठीक है? या तो वो वहाँ पे जाएगी या फिर वो अपनी नॉन टारगेट साइट पे जाएगी। अगर तो वो अपनी टारगेट साइट पे जा रही है, यानी जहाँ पे जाके उसे थेरेप्यूटिक एक्शन देना है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से हो रही है। प्रॉपर्ली उसने क्या किया कि ड्रग जो है वो बाइंड हुई, ब्लड स्ट्रीम से निकली और इंटरस्टिशियम में चली गई। अगर हमारे पास ड्रग जो है वो नॉन टारगेट साइट पे जा रही है, ठीक है? नॉन टारगेट साइट का क्या मतलब है कि वहाँ पे जाके ड्रग ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना था, लेकिन वो फिर भी चली गई है। तो उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएँगे एडीआरस, ठीक है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैंने पहले भी बताया था, क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। ठीक, टॉक्सिक इफेक्ट कह सकते हैं कि टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग के प्रोड्यूस हो गए हैं, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स होते हैं। अनएंटिसिपेटेड का ये मतलब है गैर मुतवक्के, ठीक है? हमें आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ें डेवलप होंगी, लेकिन वो हो जाती हैं। जिन जो प्रेडिक्टेबल होते हैं ना, वो साइड इफेक्ट होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स जो होते हैं, वो हमारे पास एडीआरस होते हैं, ठीक है? जिनका हमें आइडिया नहीं होता कि ये डेवलप हो जाएँगे, लेकिन वो हो जाते हैं जाके। क्यों क्यों डेवलप हो जाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि ड्रग जो है वो नॉन टारगेट साइट पे चली गई है, ठीक है? अब जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है? हमें पता है कि ब्लड जो है वो जो ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में थी, ठीक है? वो ब्लड स्ट्रीम से निकलेगी। रिवर्सिबली बाइंड हुई है। रिवर्सिबली बाइंड का क्या मतलब है कि वो जहाँ पे जाके बाइंड हुई है, उस जगह को किसी भी वक़्त वो छोड़ सकती है, ठीक है? वहाँ से किसी भी टाइम लीव हो सकती है, ठीक है? रिवर्सिबली बाइंड हुई थी और क्या उसने किया कि ब्लड स्ट्रीम को लीव किया और इंटरस्टिशियम में चली गई। इंटरस्टिशियम को हम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है? यानी सेल से बेसिकली क्या किया उसने, जो ब्लड स्ट्रीम थी ना, वहाँ से बाहर निकल गई है, सेल के बाहर आ गई है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेगी, वहाँ से टिश्यूज़ में चली जाएगी। टिश्यूज़ क्या होते हैं? मल्टीपल सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, ठीक है? टिश्यूज़ क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। उनके अंदर जो है वो सेल्स के अंदर मूव करना शुरू कर देगी, फिर वो आगे देखेगी कि उसने अब कहाँ-कहाँ जाके जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपना एक्शन परफॉर्म करना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम लोग आईवी ड्रग की बात करें ना, कि आप लोग बायो फॉर्म में भी पढ़ते हैं कि आईवी में क्या होता है कि हमारे पास आईवी जब आप इंजेक्शन देते हैं, तो आपके पास कितनी परसेंट ड्रग अवेलेबल होती है? 100%। बिल्कुल, 100% ड्रग अवेलेबल होती है, क्यों? 100%। क्योंकि मैम उसका फर्स्ट पास नहीं होता, वो डायरेक्टली ब्लड में जाती है। फर्स्ट पास होता तो वो मेटाबोलाइज होती, वहाँ पे कुछ इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती ड्रग। आईवी ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन होती है? नो मैम। जी, ये रीज़न है। आवाज की मैम यहाँ पे बायो अवेलेबल पे फोकस करेंगे, जस्ट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। बिल्कुल, ठीक है? यहाँ पे ये होता है कि जो भी ड्रग हम लोग आईवी दे रहे हैं ना, तो उसमें एब्ज़ॉर्प्शन का फैक्टर नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? इसी वजह से, क्योंकि आईवी जो है वो हमारे पास डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, वो बाकी इधर-उधर से कहीं से भी पास नहीं हो रही, ठीक है? इस वजह से हम कहते हैं कि वो 100% अवेलेबल है, 100% बायोअवेलेबिलिटी उसकी होती है उस टाइम, ठीक है? जिसका मैंने आपको कल भी बताया था कि कंप्लीट अवेलेबल ड्रग जो होती है हमारे पास 100% होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है? तो ओरल में क्या होता है कि हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होती है ना ड्रग की, वो कम हो जाती है। अब क्या होता है कि क्योंकि अगर हम आईवी की बात करें ना, तो आईवी हमारे पास 100% अवेलेबल है ना, तो हम लोग उसकी कंसंट्रेशन ये जो होती है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो फाइंड आउट कर सकते हैं उस टाइम, क्योंकि हमारे पास फुल ड्रग जितनी एडमिनिस्टर की थी उतनी ही अवेलेबल है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आसानी से हो जाएगी, एलिमिनेशन, मतलब वो सारा जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल होता है ना पूरा, उसको ईजिली जो है ना वो आईवी के बनाना आसान होता है एज कम्पेयर टू
ओरल डोजेज फॉर्म, ठीक है। वो प्रॉपर्ली जो है बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, मेटाबोलाइज भी होगी और एलिमिनेट भी बहुत आसानी के साथ हो सकती है। मैम मेरा एक सवाल है। जी पूछें। मैम डिस्ट्रीब्यूशन तो ये भी होता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड इनटू साइट ऑफ एक्शन। जी तो फिर ये एब्जॉर्प्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क हुआ है? एब्जॉर्प्शन में भी तो यही होता है ना कि मतलब वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और ये बायो अवेलेबिलिटी ये रिलेटेड हैं। जी तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में और एब्जॉर्प्शन में क्या क्या फ़र्क रहा फिर? एब्जॉर्प्शन में बेसिकली हमने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर हो रही है ड्रग कहाँ से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है। बॉडी के अंदर आ चुकी है ड्रग, ठीक है। अब उसने क्या करना है कि ऑर्गन्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। जिस मैम जगह पे मैम जी जब परमिएबिलिटी का फैक्टर आता है कि मतलब जैसे हम कहते हैं कि फलां ड्रग एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि वो परमिएबल नहीं है, क्यों नहीं है? कि वो क्रॉस नहीं कर पाएगी सेल मेम्ब्रेन से, तो वो वहाँ पे हमने एब्ज़ॉर्प्शन का फैक्टर लगाया था परमिएबिलिटी के हिसाब से। वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है सेल की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे हमारे जो है वो साइट ऑफ एक्शन वहाँ पे ही हैं। तो इस हिसाब से मुझे कन्फ्यूज़न हुई कि अब फिर जो है स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन क्या फिर क्या बना? उस हिसाब से कि हमने एब्जॉर्प्शन की डेफिनिशन ये भी बना ली कि परमिएबिलिटी मतलब पैसेज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने कल परमिएबिलिटी वाला फैक्टर लगाया जब हम सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी की बात कर रहे थे, ये जो हमारे ये एसिड और बेसिक, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक की बात कर रहे थे जब। ठीक है। इसमें ये होता है कि देखें, एब्जॉर्प्शन हमने कहा कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ याद रखिए। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन में आ रही है, ठीक है। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ से एडमिनिस्टर हो रही है पेशेंट को, ठीक है। वहाँ से मैंने कहा था, वहाँ से लेके साइट ऑफ एक्शन तक जो उसकी ट्रैवलिंग है वो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है कि वो कैपिलरीज में मूव करेगी अब, ठीक है। समझ आ रही है? मैम कैपिलरीज़ में भी तो ब्लड ही होता है ना? जी, जी, ब्लड ही होता है, लेकिन पहले वो कहाँ थी? मेम्ब्रेन में थी। उस टाइम वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं थी, ठीक है। मैम समझ नहीं आया। देखिए मेरी बात सुनें, आप जनरल देखें, जनरल एब्ज़ॉर्प्शन का क्या मतलब है? जनरल अगर हम बात करें। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। बिल्कुल। अब यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम तक आई है ना, अब ब्लड स्ट्रीम से आगे उसने मूव करना है, ठीक है। जब अब आप कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टुवर्ड्स द टिश्यूज़, इसको आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आई है अब आपको? पहले आपने कहा कि साइट ऑफ एक्शन से लेके, ठीक है, सॉरी, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, यानी जिस जगह पे आपने एडमिनिस्टर किया है वहां से लेकर ब्लड स्ट्रीम तक जो आपकी ट्रैवलिंग थी या जो भी डिस्टेंस था, ठीक है, उसको आपने कहा ये एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अब आपकी डिस्ट्रीब्यूट होनी है ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कहेंगे, ब्लड स्ट्रीम से लेकर टिश्यू तक जो उसकी ट्रैवलिंग है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब समझ आइए आपको? ओके मैम। समझ आ गई है? जी मैम। पक्की बात है? जी मैम। ठीक हो गया। एक मिनट, ये नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं हो रही? ये देखें, यहाँ से शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। डिस्ट्रीब्यूट हमने कहा कि ब्लड में है। अब क्लियर है वॉइस? क्लियर है? जी मैम। एक मिनट, ये स्क्रीन का पता नहीं क्या इशू हो रहा है।
अच्छा, अब हमने क्या कहा कि अब हमारे पास जो ड्रग है ना वो हमने कहा कि ब्लड में थी, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से। अब उसने क्या कहा, मूव करना है सेल के बाहर मूव करना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव करेगी, आ सकती है, ठीक है। वहां से वो चली जाएगी, उसने जहां अब जाना है, अब वो साइट ऑफ एक्शन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। फैट्स यानी एडिपोज टिश्यू में जाएगी, ठीक है। वहां पे जाके उसने डिस्ट्रीब्यूशन अपनी करनी है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आएगी। इसके अलावा वहां से कहाँ जाएगी, सीएसएफ में जा। आप लोग बताएं सीएसएफ क्या होता है, ये आपने पढ़ी नहीं है सारी फिजियोलॉजी में? यस मैम, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है ये और कहाँ से रिलीज होता है? ये मैम ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है। और मैनेंजिस जी मैम। कौन बनाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? मैम आई थिंक ये मैनेंजिस से बनता है, क्लियर नहीं है मुझे। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन से बनता है, और बाकी आपने ठीक बताया कि ब्रेन में है और स्पाइनल कॉर्ड में। पेरिटोनियम क्या होता है फरजाना? मैम ये एब्डोमेन के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होती है। आप फरजाना ही बोल रही थी पहले, हमारा नहीं थी? मैम फरजाना। अच्छा, पता नहीं, मैं आवाज भूल जाती हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पेरिटोनियम जो है वो एब्डोमेन के साइड पे जो स्पेस होती है ना, उसको हम लोग पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड जो आपके जॉइंट्स में फ्लूइड पाया जाता है ना, उसको आप साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और फीटस का सारों को पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। कौन मुझे सीएसएफ सीएसएफ का क्या बताया आपने, किससे प्रोड्यूस होता है? वेंट्रिकल से? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन से। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ओके मैम। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। मुझे कौन बताएगा कि प्लाज्मा और सीरम में क्या फर्क है, जल्दी से, एक लाइन का डिफरेंस है। मैम वो ये कोजुलेंस ये क्या कहते हैं, ये कोजुलेटिंग, ये जो फैक्टर्स हैं वो निकाल के, और ये फिर हमारा ये सीरम है। किस में कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं ये बताएं? मैम प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट। प्लाज्मा में होते हैं और सीरम में जो है वो फिब्रिनोजेन को माइनस कर देते हैं, यानी जितने भी कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं ना, उसको जब माइनस कर दें तो सीरम बन जाता है। बाकी इसके अलावा जो व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, ये अक्सर होता है ना कि हम लोग भी, बल्कि मैं अगर अपना बताऊं ना, हम लोग भी जब प्रैक्टिकल करते थे हम लोग बड़ा मिक्स कर देते थे सीरम और प्लाज्मा, हमें समझ नहीं आती थी, क्योंकि हमें टीचर्स ये बताते थे कि व्हाइट क्लियर सोल्यूशन होगा, तो व्हाइट क्लियर सोल्यूशन तो प्लाज्मा भी और सीरम भी है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है कि जो सीरम होता है ना, उसमें हम लोग कोगुलेटिंग फैक्टर माइनस कर देते हैं, यानी उसमें कोई क्लॉट नहीं होते। लेकिन जो प्लाज्मा होता है ना, उसमें जो रेड वाला पार्ट होता है उसमें आपको क्लॉट्स नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन आप कह रही थी ना कि फैक्टर्स हमें बता वो कर दें कि ताकि हम लोग भूले नहीं, ठीक है। कि कोई निमोनिक्स बता दे, तो निमोनिक्स में यही बताऊंगी कि आप लोग एक तो याद रखें ब्लड फ्लो, ठीक है। हर चीज में ब्लड फ्लो जो है वो लाजमी आएगा, ठीक है। इसके अलावा लाइपोफिलिसिटी, परमिएबिलिटी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो सब में आएंगी, ठीक है। इसी तरह बायोअवेलेबिलिटी उसमें आएगी, एब्जॉर्प्शन में आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग यहाँ पे इसकी डिटेल देखेंगे। कल मुझे आप लोगों में से किसी ने कहा था कि स्लाइड्स में थोड़ी थोड़ी डिटेल डाल दिया करें, तो आप लोगों की वजह से मैंने दो दो तीन तीन लाइनें ही डाली हैं, लेकिन डाल दी हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर होता है ना, वो होता है ब्लड फ्लो, ठीक है। यानी कि अब आपके पास, आपको पता है ब्लड आपके पास टिश्यूज में आ गया है, कैपिलरीज की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आपके पास हमने सबसे पहली चीज यही देखनी है कि उसमें ब्लड फ्लो कितना है, ठीक है। ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, कम ब्लड फ्लो कर रहा है, ये चीजें बहुत डिपेंड कर रही होती हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग पे, ठीक है। कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो टिश्यूज की तरफ कितना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था वेजल रिच ऑर्गन्स। वेजल रिच ऑर्गन्स का क्या मतलब है कि ऐसे ऑर्गन जिनमें वेजल ज्यादा पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है, किसी ऑर्गन में वेजल ज्यादा पाई जाएंगी तो वहां पे ब्लड फ्लो भी ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है वेजल्स की, उतनी ही ज्यादा ब्लड फ्लो भी होगी। अब वेजल ऑर्गन कौन से होते हैं? वेजल रिच ऑर्गन, ब्रेन होता है आपके पास लिवर होता है और किडनी होता है, ये लिख लें।
ब्रेन, लिवर और किडनी, ठीक है, ये वेसल रिच ऑर्गन्स होते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है स्लो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्लो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगी और हाई डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगी। अगर आप लोग वेसल रिच ऑर्गन्स की बात करें ना, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये वेसल रिच ऑर्गन्स है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा है। ब्लड फ्लो ज्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। ब्लड फ्लो का एब्जॉर्प्शन के साथ क्या रिलेशन है, वही जल्दी से बताएं। वही, आर यू देयर? वही टाइप कर दें अमारा। मैम जिस एरिया में ब्लड फ्लो ज्यादा होगा वहाँ एब्जॉर्प्शन भी ड्रग की ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है ना, ठीक है। ब्लड फ्लो का एब्जॉर्प्शन के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। 10 मिनट्स रह गए हैं आप लोगों की क्लास खत्म होने में, जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करें ना ताकि टाइम पे खत्म हो जाए सारा लेक्चर। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि ब्लड फ्लो हमारे पास जो वेसल रिच ऑर्गन है, यानी कि ब्रेन हो गया, आपके पास लिवर हो गया और किडनी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ब्लड फ्लो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वेसल रिच ऑर्गन्स में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। स्लो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगी? स्केलेटन में, ठीक है। जो आपका पूरा स्केलेटन है ना, वहाँ पे स्लो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। स्लो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि वहाँ पे ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो बहुत पहुंच रहा है, लेकिन उसका रेट जो है वो बहुत ही कम है, बहुत स्लो अमाउंट में या आहिस्ता आहिस्ता जो है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ब्लड की, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है कैपिलरी परमेबिलिटी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही, सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग कैपिलरी देख लेते हैं कि कैपिलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिलरी में हमारे पास जो होता है ना, वो सबसे पहले जो है वो बेसल मेम्ब्रेन होती है। बेसल मेम्ब्रेन क्या होती है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ना कैपिलरीज की, उसको हम लोग जो है वो बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं इसमें ट्रांसपोर्टिंग वेजिकल्स होते हैं। ट्रांसपोर्टिंग वेजिकल का क्या फंक्शन होता है, कल भी बताया था। वेजिकल्स का क्या फंक्शन होता है? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में हमने देखे थे वेसिकल्स। मैम वो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में या स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चीजों को नहीं, ड्रग को, ठीक है, क्योंकि हम ड्रग की बात कर रहे हैं, तो ड्रग को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके जहां पे भी जाके उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है वहां पे जाके, ठीक है। इसके अलावा वहां पे फेनेस्ट्रेशन होती है। अभी आपको स्क्रीन पता नहीं ये स्लाइड आगे नहीं जा रही, वरना मैं आपको पूरी डायग्राम दिखाती, तो मैंने पूरी एक बनाई है। मैम बेक करें, बेक करके फिर दोबारा से मतलब ये शेयर करें। पॉज करूँ स्क्रीन को? ये कह रही है ना स्टॉप करूँ, स्टॉप शेयर। एक मिनट, दोबारा करती हूँ। ये आ गया, ठीक है। इसमें देखें कैपिलरी का स्ट्रक्चर देखें, ये फेनेस्ट्रेशन का मैं बता रही थी। फेनेस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास हम लोग ओरिफिस को कहते हैं, ओरिफिस या कोई पोर्स हैं, ठीक है। अब इन पोर्स का क्या फंक्शन होता है कि जो भी ड्रग है ना वो इनवर्ड मूव करेगी या आउटवर्ड, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसने आउटवर्ड मूव करना है, जाहिर सी बात है सेल की भी तो प्रॉपर क्लियरेंस होती है ना। तो ये क्या होता है कि ये बेसिकली आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए से ड्रग जो है वो इनसाइड मूव करेगी, ठीक है। इंटैक्ट बेसल मेम्ब्रेन, बेसल मेम्ब्रेन पहले भी बता चुकी हूँ, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वेजल्स की, ठीक है, चाहे वो कोई भी वेसल है। यहाँ पे हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरी की आउटर मोस्ट वेसल होगी। उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाते हैं कैपिलरी ब्रेन की,
ठीक है। ब्रेन की कैपिलरी जो होती है वो बाकी और भी ऑर्गन्स, लिवर है आपके पास, इसके अलावा लिवर की थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और ब्रेन की हम लोग ज्यादा फोकस की जाती है क्योंकि इसका फंक्शन जो होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बाकी जो कैपिलरीज होती हैं उनसे, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहे हैं टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं कि जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो उनका एक बॉन्ड बन जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वो किसी भी पार्टिकल को इनसाइड मूव करने नहीं देता। इसी वजह से इनसाइड मूव करने नहीं देता क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन जो है वो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ठीक है। अगर वहां पे कोई भी पार्टिकल अंदर मूव कर, ये आप लोग जब सीएनएस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आप लोग को समझ आएगी ये सारी चीजें, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आके अगर इनसाइड मूव करेगा तो वो क्या करेगा वहां पे, तो वो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ना। तो इस वजह से कि जो ब्रेन के जंक्शंस होते हैं ना वो बहुत टाइट से बने हुए होते हैं, ठीक है। वहां पे कोई भी पार्टिकल इनसाइड मूव नहीं कर सकता। इसके अलावा पेरिसाइट होते हैं। पेरिसाइट बेसिकली आप कह लें कि रैपिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जो कैपिलरी की वॉल होती है ना, उसके साइड पे रैपिंग होती है पेरिसाइट की। ये सिर्फ कैपिलरी ब्रेन की बात हो रही है, ब्रेन की कैपिलरीज में ये चीजें होती हैं। और इसके अलावा ये रेगुलेशन करती है, ब्लड फ्लो को प्रॉपर्ली रेगुलेट करती है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ और इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ जो है वो प्रॉपर्ली इक्विलिब्रिया डेवलप हुआ हो, ठीक है। ताकि कोई भी चीज अगर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसके बाद एंड पे क्या हो, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो उसको डेवलप करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट भी जो है वो सीएनएस पे पाए जाते हैं, और ये साइनैप्स के लिए यूज किए जाते हैं। साइनैप्स सुना है कभी, जिन्होंने पढ़ी हुई है पहले कॉलेज? यस मैम, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन, नर्व्स। ठीक है, स्पेस बिटवीन टू नर्व्स या न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये बेसिकली जो साइनेप्सिस का जो प्रोसेस होता है ना उसमें इन्वॉल्व होती है, जिसमें क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर की ट्रांसफरेंस होती है एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। सिग्नल ट्रांसफरिंग जो होती है ना, उसके लिए ये एस्ट्रोसाइट यूज, मतलब ये फंक्शन होता है उसका, ठीक है। कैपिलरी परमेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या है, ये तो हमने जनरल। अच्छा हाँ, एक और चीज रह गई है लिवर की भी। लिवर में जो है ना वो हमारे पास जो जंक्शंस होते हैं ना वो थोड़े खुले होते हैं। इसलिए खुले से होते हैं क्योंकि हमें पता है कि वहां पे जाके ड्रग डे मेटाबोलाइज होना है, ठीक है, हमें पता है ना। और जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो बहुत आसानी से लिवर के अंदर जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो हमारे पास लिवर के जंक्शंस जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और जो आपके पास ये है ना ब्रेन, इसके जो जंक्शंस होते हैं वो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। कैपिलरी परमेबिलिटी में हम अगर इसका रिलेशनशिप देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, तो अगर जितनी अच्छी कैपिलरी, मतलब अगर कैपिलरी के अंदर वो मूवमेंट करवा रही है, ठीक है, अगर वो मूव होने दे रही है ड्रग को, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। हमें पता है कि बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। इसी वजह से क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि उनके जंक्शंस इतने टाइट होते हैं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि वो मेम्ब्रेन इस मटेरियल की बनी हुई होती है कि वो हर एक पार्टिकल को क्रॉस नहीं होने देती, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस पार्टिकल की वो बनी हुई होती हैं जो ये टाइट जंक्शंस है मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये हमारे पास जो होती हैं लिपिड बाइलेयर की होती हैं, ठीक है। अब कोई भी ड्रग मूव नहीं कर रही, अगर अंदर मूव नहीं करने दे रही, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो मूव करती हैं, जैसे कि कल मैंने बताया था कि जो अनचार्ज ड्रग्स होती हैं, जो आपके पास नॉन पोलर एजेंट्स हैं, जितने भी आपके पास लाइपोफिलिक एजेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे जो है वो आपके पास जो होते हैं इजीली मूव कर सकते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, कैपिलरी परमेबिलिटी समझ आ गया? ये
एस्ट्रोसाइट का जो आपने बताया कि ये सिग्नल ट्रांसफर करता है, तो सिग्नल तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज होते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है, वहां से होते हैं। फिर ये एस्ट्रोसाइट का यहाँ पे क्या काम, ये कैसे सिग्नल ट्रांसफर करते हैं? ये कह रही थी कि एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो साइनैप्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। साइनैप्स का जो टोटल जितना भी साइनैप्सिस का प्रोसेस होता है ना, उसको कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी काम न्यूरोट्रांसमीटर ही कर रहे हैं। ये सिर्फ ये होता है कि एक आप कह लें कि एक मैनेजमेंट नहीं होती, तो ये एक मैनेजमेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको प्रॉपर्ली गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से जो है वो उसकी मूवमेंट हो सके, ठीक है। सिर्फ ये फंक्शन है इसका। ओके मैम। अभी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। अभी मुझे आप बताएं कि लाइपोफिलिसिटी और करवा दूं या नेक्स्ट क्लास में? 3 फैक्टर्स रहते हैं अभी। करवा दें। ठीक है। लाइपोफिलिसिटी में क्या होता है कि हमने कल भी देखा था कि जितनी भी लाइपोफिलिक ड्रग हैं वो हमेशा लिपिड